हाय। ये जो टॉपिक है ये बड़ा शानदार सा है। सेल सिग्नलिंग या हम इसको कहेंगे सिग्नल ट्रांसडक्शन। टॉपिक को समझने के पहले एक छोटी सी चीज आपसे मैं डिस्कस करना चाहूंगा जो आप अपने डेली रूटीन में देखते हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको आवाज दे रहा हूं, ये मैं हूं प्यारा सा सुंदर सा, और ये मैंने आपको आवाज दी और बोला कि यहां आओ, तो क्या होगा? मेरी आवाज यानी कि मेरे मुंह से निकले हुए शब्द यूं 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 करके आपके कानों तक पहुंचेंगे। ये आपके प्यारे प्यारे कान, ठीक है। और कानों पे पहुंचने के बाद आपकी जो ऑडिटरी नर्व है वो आपके ब्रेन तक सिस्टम को लेके जाएगी। आपका ब्रेन सोचेगा कि यार ये व्यक्ति तो जान पहचान का है, इसने मुझे आवाज दी है, तो मुझे चलना चाहिए। स्टेप्स को देखते जाना। मैंने आपको आवाज दी, ये पहला स्टेप था। आपके कानों ने आवाज सुनी, ये दूसरा स्टेप था। ये जो आवाज का जो वाइब्रेशन था वो आपके इंटरनल ईयर और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई से होता हुआ आपके ब्रेन तक पहुंच गया। तीसरा स्टेप था, आपके ब्रेन ने सोचना शुरू किया कि यार जाना है नहीं जाना है, ये व्यक्ति तो मुझे आवाज दे रहा है। ये चौथा स्टेप था। फिर आपके ब्रेन ने कमांड दी, आपके हाथ पैर और इन सभी जगहों पर ये कमांड दी गई। ये पांचवा स्टेप था और आप चल पड़े। ये छठवां स्टेप था। सामान्य तौर पर ये 6 या 7 स्टेप्स होते हैं, बीच की कोई एक आध और नर्व वगैरह और ले आओ कि नर्व कंडक्शन हुआ, नर्व ने मसल से कहा मसल भैया चल, और आप चल पड़े। कुल मिलाकर ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है, इसमें इसको अगर मैं सेल के सेंस में बोलूं कि अगर ये मैं नहीं होता, कोई एक सेल होती, ये कोई एक सेल होती और ये दूसरी सेल से कुछ कहना चाहती कि ए सेल प्लीज ऐसा कर, मैं कुछ भेज रही हूं, तो आप भी कहते हैं हाँ यार ये तो एक तरह का कम्युनिकेशन है जिसके अकॉर्डिंग एक सेल दूसरी सेल के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रही है। किस प्रकार से मुझे बिहेव करना है, कैसे बिहेव करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। बस इसी सब को हम एक्स्ट्रा सेलुलर ये सिग्नल ट्रांसडक्शन के बारे में बात करेंगे। क्या क्या होता है सिग्नल ट्रांसडक्शन में? हमने कहा एक सिग्नल ट्रांसडक्शन में आप कहीं ना कहीं किसी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के संबंध में बात करोगे। उसके बाद के स्टेप में हमेशा कोई ना कोई रिसेप्टर यानी कि कान होगा रिसीव करने के लिए। ये कान कहाँ पे लगा होगा? किसी न किसी जगह पे लगा होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। अंदर की तरफ कोई प्रोसेसिंग होती होगी जिसकी वजह से वो मामला ब्रेन तक, सेल के ब्रेन तक पहुंचता होगा और सेल डिसाइड करती होगी कि मुझे भैया क्या करना है, और क्या करना है के हिसाब से ये जो मामला बनता होगा ये शायद कुछ ऐसा बनता होगा। नीचे तक स्टेप्स आते आते, तो जब भी हम कोशिकाओं के संबंध में बात करते हैं तो पहली जो चीज होती है वो होती है सिग्नल। सिग्नल आपका कुछ भी हो सकता है। सामान्य तौर पर हम बात कर सकते हैं कि कोई भौतिक चीज हो सकती है, कोई रासायनिक चीज हो सकती है। भौतिक चीज यानी कि कोई फिजिकल चीज क्या क्या हो सकती है? हो सकता है लाइट हो, प्रकाश। हो सकता है कोई ध्वनि हो जिसके लिए आप रेस्पॉन्ड कर रहे हो सकता है कोई छुअन हो, टच, ऐसा भी कुछ हो सकता है जिनके के लिए आप रेस्पॉन्ड करते हो। बेसिकली मैं अब आपसे सभी इंद्रियों के संबंध में बात कर रहा हूँ, किस किस प्रकार की इंद्रियां हैं, कैसी कैसी इंद्रियां हैं, क्यों क्यों ये घटित होती है। जब कभी मैं रासायनिक सिग्नल के बारे में बात करूंगा तो मेरे पास दो तरह की बातें आ जाती है। चूंकि हम बायोकेमिस्ट्री और सेल बायोलॉजी के संबंध में बात करते हैं तो हम दो तरह के बारे में बात करते हैं। हम कहेंगे भैया हाइड्रोफोबिक हो सकता है, यानी कि जल विकर्षी और जलाकर्षी, दो तरह के शब्द होते हैं। मैं इसको अंग्रेजी का शब्द लिखना चाहूंगा, हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक। जल विकर्षी और जलाकर्षी। हाइड्रोफोबिक चीजें यानी कि वो सभी चीजें, क्योंकि मेम्ब्रेन आप लोगों ने काफी कुछ पढ़ रखा है, तो वो सभी चीजें जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती हैं, और मेम्ब्रेन को जो क्रॉस कर सकती हैं उनमें क्या क्या नाम लिखना चाहोगे? आप कहोगे यार गैसेस हो सकती हैं, आप कहोगे किसी न किसी प्रकार के स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, आप कहोगे कुछ छोटे मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हो, छोटे मॉलिक्यूल्स। और क्या हो सकते हैं? आपके हार्मोन्स हो सकते हैं कुछ विशेष प्रकार के जो कि एरोमेटिक
टाइप के हों या जो विशेष रूप से हाइड्रोफोबिक हों, और उसमें हम नाम लिख देंगे T3 T4 के। हो सकता है आपकी विटामिन डी टाइप की कोई चीज हो, और यहाँ पर भी हम एरोमेटिसिटी के संबंध में बात करते हैं, क्योंकि विटामिन डी का जो बेस स्ट्रक्चर होता है वो स्टेरॉइड होता है। तो हमने कहा भैया हाइड्रोफोबिक चीजें जो हो गई वो हो गई आपकी गैस, स्टेरॉइड, छोटे मॉलिक्यूल T3 T4 और विटामिन डी। अगर मैं हाइड्रोफिलिक के संबंध में बात करूंगा तो मैं फटाफट से कहूंगा कि ज्यादातर प्रोटीन हार्मोन। मैंने ज्यादातर शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं यहां पर इस्तेमाल कर चुका हूं T3 T4, जो कि असल में अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है। प्रोटीन हार्मोन हो सकते हैं आपके, हो सकता है कोई न्यूरो ट्रांसमीटर हो, न्यूरो ट्रांसमीटर, जैसे कि आपके एसिटाइल कोलिन हो गया, जैसे कि आपका डोपामिन हो गया, जो भी आप बोलना चाहो, आप एपिनेफ्रिन बोलना चाहो एपिनेफ्रिन बोल लो। इस तरह के ढेर सारे शब्द हो सकते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक सिग्नल के सेंस में बात करते हैं। तो पहला जो स्टेप होता है कि क्या आ रहा है, हम हमारी जो कोशिकाएं हैं वो क्या चीज रिसीव कर रही हैं। प्रकाश भी रिसीव होता है, क्योंकि आंखों के संबंध में मैं आपसे बात करूंगा तो प्रकाश एक सिग्नल मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल मत बोलो, एक सिग्नल तो है ही सही। ध्वनि जो सुनाई दे रहा है वो भी एक तरह का सिग्नल है। आपके जितने भी स्वाद से संबंधित चीजें होती है ज्यादातर, यानी कि स्वाद और गंध, वो भी आपकी यहाँ वाली कैटेगरी में आती है। सामान्य तौर पर ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होते हैं, स्वाद और गंध। हमारी पांचों इंद्रियों के संबंध में मैंने बात कर ली। दूसरी चीज आती है सिग्नलिंग के रिसेप्टर्स। जरा मैं इस संबंध में आपसे बात करूं कि सिग्नलिंग के रिसेप्टर्स तो चलो ठीक है, लेकिन सिग्नल चल के कैसे गया, ये एक बड़ी शानदार वाली बात होती है। जैसे कि मैंने कहा कि मेरी ध्वनि जो है वो वायु के माध्यम से आप तक पहुंची है। तो अगर मैं कोशिकाओं के संबंध में यहाँ पर बात कर लूं कि भैया कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सिग्नल का सोर्स होता है, जिसको हम आसान भाषा में बोल देंगे कि भाई कोई सिक्रेटरी सेल है। अभी मैं चूंकि सेल बायोलॉजी के संबंध में बात करूंगा तो मोटे मोटे तौर पे मैं कोई केमिकल मैसेंजर बोल दूंगा या कोई फिजिकल मैसेंजर बोल दूंगा। मैसेंजर सूचनाओं को लेके जाने वाला। रिसेप्टर जो है वो, मजे की बात है, दो एरियाज हो सकते हैं जिस पर हम डिटेल में बात करेंगे। वो अंदर हो सकता है इंटरसेलुलर, यानी कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, जिसको हम जब सिग्नल मॉलिक्यूल के संबंध में बात कर रहे हैं तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर तक जाने वाले सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। एक होते हैं सिग्नल मॉलिक्यूल अंदर की तरफ चलने वाले। इसके लिए जो मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा वो सामान्य तौर पर सेकेंडरी मैसेंजर इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि जब सूचना यहां आ गई तो अंदर की तरफ भी सूचना जाएगी। जैसे अगर मैं कहूं कि एक ध्वनि ने मेरे कान को टकराया, अंदर की तरफ सूचना कैसे जा रही है, इलेक्ट्रिकल सेंस में, क्योंकि जो नर्व है उसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया होगा और वो सूचनाएं आपके मस्तिष्क तक लेके जाती होगी, और ये हो गया आपके प्राइमरी मैसेंजर। सिग्नल मॉलिक्यूल कैसे हो सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मैसेंजर को आसान भाषा में बोलेंगे कि किसी कोशिका तक लेके आने वाले, यहां तक आने वाले, और सेकेंडरी मैसेंजर यहां से अंदर लेके जाने वाले। तो इसको हम बोल देंगे प्राइमरी और इसको हम बोल देंगे सेकेंडरी। फिर आपकी जो सूचनाएं हैं वो हो सकता है लंबी दूरी तक चलती हो सकता है कम दूरी तक चलती हो। इसी का एक क्लासिफिकेशन मैं यहां पर करना चाहूंगा। कुछ एक शब्द हैं जिसमें कि मैं आपसे कहूंगा कि भाई एक मामला हो सकता है कि आप जो हैं वो बैठे बैठे बातें कर रहे हैं और खुद से ही खुद से बातें कर रहे हो, यानी कि आपने कुछ शब्द बोले और आप खुद ही उनको रिसीव करते जा रहे हो। बहुत आसान भाषा में, अगर आप खुद से ही बैठ के बातें करने लग जाओ तो इस चीज को बोला जाता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग ये होता है पहला तरीका। दूसरा तरीका हो सकता है आप इतनी वॉल्यूम में बात करो कि आपके आजू बाजू वाले लोग सारे के सारे सुन रहे हैं। मेरी जो आवाज है वो यहाँ बैठे हुए दूसरे लोग भी तो सुन सकते हैं। ये होती है पैराक्राइन सिग्नलिंग, यानी कि सिग्नल मॉलिक्यूल आसपास की जो बिल्कुल नियरेस्ट सेल्स हैं उन तक अपने मॉलिक्यूल्स को पहुंचा है और वो सारी की सारी सेल उसके लिए रिस्पॉन्स दे रही हो। पैराक्राइन सिग्नलिंग। एक होता है किसी के कान में जाके बात करना। मैंने बिल्कुल कान में जाके उससे बात की, फुसफुसाया। और फुसफुसाने में क्या हो रहा है, ये जो कोशिका है, एक कोशिका
वो एग्जैक्टली दूसरी कोशिका के इतने पास है कि केमिकल्स के माध्यम से एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। केमिकल्स के माध्यम से एक दूसरे में कम्युनिकेशन हो रहा है। इसको हमने बोला है सिनेप्टोक्राइन, सिनेप्टिक या सिनेप्टोक्राइन, कुछ इस प्रकार का। एक चीज हो सकती है कि मैं आपसे इतनी जोर से बात करूं, मैं अपने संदेश को रेडियो के माध्यम से फैलाऊं कि हे प्राणी तुझे सेलेक्ट होना है, हे प्राणी तुझे सेलेक्ट होना है, और इस तरह से मैं तुझे रेडियो के माध्यम से कहूं कि पूरे के पूरे जमाने को पता लग जाए, और जितनी भी कोशिकाएं उस सारे सिग्नल को सुन रही हैं उन सबको पता लग जाए, अरे कोई कुछ कह रहा है। ऐसी अगर बात चल रही है तो इसको बोलते हैं एंडोक्राइन। यहां पर ये कोशिका हार्मोन विशेष को स्त्रावित कर रही है। जैसे मैं कहूं कि हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसने स्त्रवण किया, और स्त्रवण करते ही ये चीज कहां से चल पड़ी, हमने कहा ब्लड के माध्यम से चल पड़ी, और कहां गई, विभिन्न प्रकार की टारगेट सेल। टारगेट सेल तो कहीं भी हो सकती है, अलग अलग जगहों पर। जैसे मैं कहूं कि थायराइड ने थायरोक्सिन रिलीज किया, पता नहीं कहां कहां जाएगा, अलग अलग जगहों पर। ये हुआ चौथा तरीका। पांचवा तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं, एक नया शब्द, वो हो गया जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। ये है पांचवा तरीका। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग में क्या होगा कि कोई सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज नहीं हो रहा है, एक कोशिका के ऊपर एक प्रोटीन रखा हुआ है, और बाजू वाली कोशिका, बिल्कुल जो सटी हुई कोशिका है, उसके ऊपर उसका संबंधित रिसेप्टर है, और ये टच के माध्यम से कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट एक दूसरे को छू रही हैं, उस माध्यम से सिग्नलिंग हो रही है, और इसके छुअन से इसके अंदर जिस भी प्रकार का परिवर्तन आना चाहता है वो सारा परिवर्तन हो जाता है। ये होता है जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। आसान भाषा में हमने यही बात की है। तो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल शब्द नहीं बोलूंगा मैं, सिग्नल बोलूंगा, क्योंकि मॉलिक्यूल तो हर बार मॉलिक्यूल हो जाता है। सिग्नल हो सकता है भौतिक हो सकता है रासायनिक हो। भौतिक अगर होगा तो प्रकाश हो सकती है, ध्वनि हो सकती है, छुअन हो सकती है, टच। रासायनिक सेंस में बोलेंगे तो हाइड्रोफोबिक हो सकता है, हाइड्रोफिलिक हो सकता है। जाएगा कैसे, हमने कहा 5 तरीके हैं सिग्नल जाने के। टच को अगर मैं कहूंगा तो जक्स्टाक्राइन बोल दिया। ऑटोक्राइन हो गया, जहां पर मॉलिक्यूल खुद ही रिलीज कर रहा है, खुद ही रिसीव कर रहा है। रिलीज किया, स्वीकार किया, रिलीज किया, स्वीकार किया, यानी कि मैंने खुद से ही कुछ कहना शुरू कर दिया। आजू बाजू वालों से मैंने बात की, पूरे जमाने, किसी के कान में जाके बात की, पूरे जमाने को सुनाया। फिर मेरी अगली बात आती है रिसेप्टर्स के संबंध में। पैराक्राइन सिग्नलिंग के संबंध में आपको छोटी मोटी बातें याद रखनी कि पैराक्राइन सिग्नलिंग कई सारी बीमारियों में, और यहां तक कि एक और अच्छी बात मैं कहूंगा, हमारा जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी होगी वहां पर विभिन्न प्रकार के फैक्टर्स होंगे, मॉर्फोजेंस, वो भी मजे की बात है पैराक्राइन सेंस में काम करता है। कैंसर के केस में कई सारे पैराक्राइन फैक्टर्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स, जिनके ओवर प्रोडक्शन के कारण वो कैंसर फैलता चला जाता है। इसी प्रकार से सोमेटोस्टेटिन और हिस्टामिन टाइप के जो हार्मोन्स बोल देंगे हम इनको, या केमिकल मॉलिक्यूल्स बोल देंगे, वो भी क्या होते हैं, एक तरह के पैराक्राइन एजेंट है। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में बात की जाए, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का मामला होता है कि खुद से खुद की बातें की जाए। जैसे कि फेमस एग्जांपल लूंगा मैं मोनोसाइट्स में, आप थोड़ा बहुत याद होगा। वैसे मैं इस चैप्टर के बारे में बता दूं, ये चैप्टर असल में पूरी की पूरी बायोलॉजी की सारी चीजों को इंक्लूड करता है। बहुत सब्र के साथ पढ़ना है, और बहुत धीरे धीरे इन चैप्टर्स को, इन वीडियोस को आपको देखना है, क्योंकि ऐसा कई बार होगा आपको लगेगा अभी तो ये चल रहा था, अब ये चलने लग गया। असल में मेरी कोशिश है कि ये जो 6-7 वीडियो मैं बनाऊंगा, इसमें लगभग पूरी बायोलॉजी की संबंधित जितनी भी तरह की सिग्नलिंग है वो एक ही जगह पर आ जाए, जिससे कि आप जब रिवीजन करें तो आपको एक ही जगह पर पढ़ना पड़े। चीजें कठिन होंगी सिग्नल इन इस वीडियो के पहले आप लोगों ने, अगर हो सकता है, कीवर्ड्स का वीडियो जरूर याद किया होगा, तो आप उन कीवर्ड्स को एक बार रट्टा लगाएं, पूरा याद करके बाद यहां पर आए इस वाले वीडियो में। और अगर आपको वो कंफर्टेबल नहीं लगता है तो फिर सारे वीडियो खत्म हो जाए, उसके बाद जाके कीवर्ड्स को फिनिश करना। मैं यहाँ पर ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के संबंध में बात करूं कि मोनोसाइट्स में जो इंटरल्यूकिन्स होते हैं, साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन 1, वो क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के कारण उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन जब कभी भी वो रिलीज होते हैं वो उन्हीं कोशिकाओं पर जाकर बाइंड करते हैं जहां से कि पैदा हुआ है। स्टिमुलाई कहीं और से आया, रिलीज किया, यानी कि ये रिलीज हुआ, और फिर यहीं पर आकर बाइंड कर जाता है। स्टिमुलाई कहीं और से आया होगा इसका एक बार पहले।
तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण हो जाता है। जक्साकरण सिग्नलिंग में आपके जैसा मैंने आपसे कहा कि टच की वजह से एक कोशिका दूसरी कोशिका को छू रही है और उसकी वजह से इसने रेस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। इसके भी बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। मैं आपसे रिसेप्टर्स के संबंध में बात करूं कि जो हमने सिग्नल मॉलिक्यूल्स रिलीज किए हैं उनको स्वीकार करने के लिए या उनको ग्रहण करने के लिए रिसेप्टर्स किस किस प्रकार के हो सकते हैं। दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर्स जो कि कोशिकाओं की सतह पर उपस्थित होंगे, और एक तरह के होंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर यानी कि आंतरिक रिसेप्टर जो कोशिका के अंदर उपस्थित होंगे। सेल सरफेस रिसेप्टर्स उन मॉलिक्यूल्स के लिए होंगे जिनके के अंदर क्षमता नहीं है कि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। जैसा मैंने आपको बताया, दो तरह के सिग्नल मॉलिक्यूल थे केमिकल्स में, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक वाले बेचारे बाहर के बाहर रह जाते हैं तो इनको स्वीकार करने के लिए बाहर रखना पड़ेगा। हाइड्रोफोबिक वाले जो हैं वो मेम्ब्रेन के क्रॉस करके अंदर की तरफ जा सकते हैं तो उनको अंदर की तरफ स्वीकार करना पड़ेगा। ये ठीक वैसा ही है कि आपके दो प्रकार के दोस्त होते हैं। एक वो दोस्त होते हैं जो घर के बाहर आके आपकी घंटी बजाएंगे, आपका वेट करेंगे और आप बाहर आकर उनको लोगे, आओ भैया अंदर आओ। एक दोस्त होते हैं वो घंटी वंटी नहीं बजाते, दरवाजा खोलते हैं, सीधे अंदर घुसते हैं, सीधे आपके कमरे में आते हैं, और भाई क्या हाल है। तो ये वो प्यारा दोस्त है जिसकी यहां से दोस्ती है, दरवाजे से दोस्ती है। दरवाजे से दोस्ती का मतलब वो दरवाजे जैसा ही है, दरवाजे को वो पार कर जाता है। एक वो दोस्त है जो बेचारा दरवाजा पार नहीं करता, वो पहले घंटी बजाता है, और घंटी का नाम क्या है? सेल सरफेस रिसेप्टर्स। बड़ी मजेदार सी बात है। ठीक है, तो भैया हमारा जो सेल सरफेस रिसेप्टर वाला मामला है वो क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल है, वो हो सकता है इस प्रकार से सेल सरफेस के ऊपर आकर बाइंड करता हो, और बाइंड करने के बाद अंदर जाकर रिएक्शन देता हो। किस किस प्रकार की रिएक्शन देगा? हो सकता है वो किसी प्रोटीन के फंक्शंस को चेंज कर देता हो, और फाइनली आपकी जो साइटोप्लाज्मिक मशीनरी है वो एक विशेष दिशा में काम करने लग जाए। सामान्य तौर पर इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती है वो तेज होती हैं। जैसे कि मैंने कहा, जैसे फास्ट रिएक्शन में फेमस एग्जांपल मैं ले लूंगा, सेल के मेटाबॉलिज्म में चेंज। कोशिकाओं के अंदर जैसे मैंने कहा कि तुम्हें ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है तो भाई ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट कर लो। दूसरा तरीका हो सकता है कि वो जो सिग्नल है वो अंदर की तरफ जाए, न्यूक्लियस के अंदर जाए, और विशेष प्रकार के जीन एक्सप्रेशन की प्रोफाइल को बदल दे। यहाँ बदलना शब्द इस्तेमाल करूंगा क्योंकि हर बार कोई इंक्रीज होए, बढ़ जाए, हर बार कोई घट जाए, ऐसी कोई बात नहीं होगी। पर वो जीन एक्सप्रेशन की प्रोफाइल को बदलने का प्रयास करेगा और उससे प्रोटीन्स की प्रोफाइल बदल जाएगी। किस किस प्रकार के प्रोटीन बनने हैं, किसके नहीं बनना है। तो हो सकता है कोई मेटाबॉलिक चेंज कर रहा हो या मेम्ब्रेन की पोलैरिटी में चेंज कर रहा हो। इस प्रकार के चेंज सेकंड से लेके मिनट्स के बीच में हो जाते हैं, फटाफट चेंज होंगे। इधर की तरफ मिनट से लेके आवर्स तक का मामला हो सकता है। बट कुल मिलाकर जो अंतिम बात होती है, कोशिकाओं के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है कि वो मेटाबॉलिक चेंज करेंगे या पोलैरिटी का चेंज करेंगे या जीन एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे, और कहीं ना कहीं इस प्रकार की साइटोप्लाज्मिक मशीनरी का परिवर्तन आ जाता है। तो मेरा जो पूरा का पूरा मामला चल रहा है अभी तक देखा जाए तो मैंने सिग्नल के बारे में बात कर ली, रिसेप्टर के बारे में बात कर ली। अब मैं कोशिका के अंदर घुसने का प्रयास करूंगा। मैंने कहा रिसेप्टर तक तो ठीक है, ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के बारे में क्या ख्याल है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के जो सिग्नल मॉलिक्यूल होंगे वो सामान्य तौर पर हाइड्रोफोबिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स कहे जाते हैं। ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ जाएंगे और विशेष प्रकार के रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। उदाहरण मैंने आपको पहले बता दिए कि सारे के सारे स्टेरॉइड्स को आपको इंक्लूड करना है, जो भी आप जानते हो। ये सारे के सारे स्टेरॉइड है। विटामिन डी इसमें हो सकता है, T3 T4 आपका हो सकता है, रेटिनॉइड हो सकता है, एक्डाइसन हो सकता है। खास बात क्या होती है कि ये जो ब्लड में कैरियर मॉलिक्यूल के साथ चलते हैं, ये हमेशा किसी कैरियर प्रोटीन के साथ बैठ के चलेंगे और पास में आके मेम्ब्रेन को सीधे के सीधे क्रॉस कर जाएंगे। ये बहुत अच्छी सी बात होती है, और मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं तो इनके काम करने का तरीका बड़ा शानदार है, जिसको कि मैं वैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिस्कस करता हूँ कि ये आपकी कोशिका है, ये आपका न्यूक्लियस है, और हो सकता है इनका रिसेप्टर यहाँ बैठा हो। एक तरीका हो सकता है वो रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर बैठा हो, ध्यान रखना। यहाँ रिसेप्टर यहाँ भी हो सकता है और वहां भी हो सकता है। यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूं तो हो सकता है रिसेप्टर ऐसा बैठा हो, और वो जो
सिग्नल मॉलिक्यूल आया है वो इस इनहिबिटर के साथ बाइंड करके इस बेचारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को छोड़ देता हो कि जा भैया अंदर जाके काम कर। थोड़ी बहुत बातें इसी तरह की करनी पड़ेंगी क्योंकि मैंने आपको कहा कि एक यूनिफाइड कोर्स है, सब कुछ आएगा इसके अंदर, बायोकेमिस्ट्री भी आएगी, मॉल बायो भी आएगी। हो सकता है ऐसा कुछ होता हो सकता है ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सीधे किसी अंदर जाता हो और उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से कहता हो कि ले भैया तू जीन एक्सप्रेशन की कहानी को शुरू कर दे। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो लोग होते हैं जो डीएनए के ऊपर कार्य करते हैं और एमआरएनए या जो भी प्रकार का आरएनए उसको बनाना है, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, उसको बनाने में मदद करता हो। ठीक है। तो ये जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं वो हो सकता है सीधे डीएनए से जुड़ते हो या ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर असल में कोई इनहिबिटर हो और किसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को रिलीज कर देता है। दोनों में से कोई भी एक बात हो सकती है। तो ये जो कहानी है ये यहां पर भी हो सकती है और ये यहां पर भी हो सकती है, यानी कि जो कॉर्टिसोल के रिसेप्टर्स हैं वो तो साइटोसोल में है, लेकिन रेटिनॉइड के जो रिसेप्टर है वो न्यूक्लियस में हो सकते हैं। और इस कहानी को आप ध्यान रखना है, छोटी सी बात को। रिसेप्टर कोशिका के अंदर कहीं भी हो सकते हैं, साइटोसोल में भी हो सकता है। तो ये छोटी सी बात हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि भैया रिसेप्टर कहां पर है, साइटोसोल में है या न्यूक्लियस में है। एक और बहुत अच्छी सी बात हमें ध्यान रखनी है कि कई बार क्या होता है कि सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके सेम है, लेकिन जो सेल्स की रेस्पॉन्सेज हैं वो अलग अलग हैं। बड़ा फेमस एग्जांपल मैं यहां पर लूंगा, एसिटाइल कोलिन एक सिग्नल मॉलिक्यूल है। अगर उसको स्केलेटल मसल्स के ऊपर आप छोड़ दोगे तो वहां पर वो कंट्रैक्शन पैदा करेगा। यही एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल अगर हार्ट मसल्स के साथ अगर आप दोगे तो ये यहाँ पर इसको रिलैक्स करना शुरू कर देगा, जो कंट्रैक्शन की रफ्तार है उसको कम कर देगा, यहाँ पर कंट्रैक्शन की रफ्तार को बढ़ाएगा। यहाँ पर कंट्रैक्शन को कम कर रहा है, यहाँ पर कंट्रैक्शन को बढ़ा रहा है। इसी एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल को अगर आप सेलिवरी ग्लैंड के ऊपर छोड़ दोगे तो ये यहाँ पर सिक्रीशन करवाएगा। तीनों घटनाएं अलग अलग हैं अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि जो सिग्नल मॉलिक्यूल यदि सेम है और रेस्पॉन्स अलग अलग है तो इसका मतलब रिसेप्टर्स की जो कहानी है, रिसेप्टर और आगे की रिएक्शन अलग अलग है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहां सेम है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का नाम क्या है, और इस प्रकार के ढेर सारे उदाहरण मैं आपसे अलग अलग जगहों पर डिस्कस करूंगा। आप सामान्य तौर पर यह भी समझ सकते हो। चलिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, एसिटाइल कोलिन को हम छोड़ देते हैं। मैंने आपसे कहा कि भाई थायरोक्सिन, थायरोक्सिन का उदाहरण ले लेते हैं। थायरोक्सिन कोशिकाओं में जाकर अलग अलग तरह की कोशिकाओं में जाकर अलग अलग कार्य करता है। वो डिपोसाइट में जाएगा तो वो लाइपोलाइसिस करवाएगा, वो किसी स्केलेटल मसल्स में जाएगा तो वह कैलोरीजेनिक होगा, यानी कि ऊष्मा का सिंथेसिस करना शुरू कर देगा, हीट बनाएगा। किसी और कोशिका में जाएगा तो हो सकता है जीन एक्सप्रेशन की प्रोफाइल बदल दे। सेम थायरोक्सिन अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग तरह का कार्य करता है। तो हमें कुछ इस प्रकार से चीजों को सोचना है कि भैया मामला जो है रिसेप्टर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो मैं अपने सेल सरफेस रिसेप्टर्स की 3 कैटेगरीज पर आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स तो मैंने आपको बता दिए, 2 तरह से हो सकते हैं। हो सकता है साइटोसोल में हो सकता है न्यूक्लियस में हो। तो सेल सरफेस रिसेप्टर्स की 3 कैटेगरीज हो सकती है, नंबर 1, 2 एंड 3। इनके कुछ सिंबलिज्म होता है। जब भी आप आयन चैनल लिंक रिसेप्टर्स बनाओगे, जैसे मैंने बोला, तो उसको सिंबलाइज करोगे कि एक रिसेप्टर आप बनाओ कुछ इस प्रकार से, और इधर की तरफ ऐसे कुछ डिजाइन बना दो। ये आपको याद करने में बड़ा आसानी रहेगी। वैसे तो किताबी डायग्राम तो बड़े शानदार शानदार से होते हैं, पर मेरा मानना है कि आपके द्वारा बनाए हुए इस प्रकार के जो चित्र हैं वो बड़े आपको मदद करेंगे। अगर आपको आयन चैनल लिंक रिसेप्टर बनाना है तो आपको कुछ इस तरह की बात करनी चाहिए। एक निशान ऐसा लगा देना, एक निशान ऐसा लगा देना, हमें नहीं पता कौन सा वाला होगा। ये एक जनरलाइज स्ट्रक्चर है। ये जो 2 निशान लगाए हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जब कभी भी, जैसे आपने मेरे से कोशिकाएं पढ़ी है कि भाई धरती और समुद्र का कंसेप्ट है, धरती और समुद्र। यहां पर समुद्र है और यहां पर धरती है।
अब समुद्र से अंदर आना कौन चाहता है? तो आपने कहा यार समुद्र से अंदर आने वाले लोग तो कौन है? सोडियम और क्लोराइड है, और कैल्शियम और बाइकार्बोनेट है। धरती को छोड़ के जाना कौन चाहता है? हमने कहा जी पोटेशियम है मुख्य रूप से। ये धरती और समुद्र का कंसेप्ट आपकी सेल बायोलॉजी की पहली क्लास में है। तो यहां पर अंदर आना बाहर जाने वाला जो मामला है वो आप ध्यान से देख लेना। अगर अंदर पॉजिटिविटी आती है तो डिपोलराइजेशन, और अंदर से बाहर पॉजिटिविटी जाती है तो हाइपरपोलराइजेशन। वो सारे शब्द हैं, पर आयन चैनल लिंक रिसेप्टर्स में ऐसी ही बात करते हैं। सामान्य तौर पर ये जो व्यक्ति है, ये असल में कोई ना कोई न्यूरोट्रांसमीटर होता है सामान्य तौर पर। तो कहां कहां पर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स के बीच में जब भी सिनेप्टिक सिग्नलिंग होगी तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होंगे वो इस्तेमाल होंगे। और ये क्या कर सकते हैं? इन आयन चैनल्स को बंद कर सकते हैं या खोल सकते हैं, निर्भर करता है। और ये जितने भी आयन चैनल्स होंगे, ये क्या होंगे? विशेष प्रकार के आयंस का अंदर आना या बाहर जाने को निर्धारित करते होंगे। फिर दूसरी बात आती है जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर्स। इसका सिंबलिज्म आप याद रखना है। इसका सिंबलिज्म होता है कि आप रिसेप्टर इस प्रकार से बनाओ, और यहां पर 3 बच्चों को लगा दो। देयर आर 3 बच्चे। एक बच्चे का नाम बोल देना अल्फा, दूसरे का नाम बोल देना बीटा, और तीसरे का नाम बोल देना गामा। 3 बच्चे, और शब्द याद रखना ट्राइमेरिक जी प्रोटीन। ट्राइमेरिक जी प्रोटीन क्या है? जी प्रोटीन ये मैं आपसे आगे की तरफ डिस्कस करूंगा, बट जो खास बात है कि जब कभी भी आप इस तरह से लिगेंड, यहाँ लिगेंड शब्द हमने इस्तेमाल किया है जो कि बेसिकली सिग्नल मॉलिक्यूल है। लिगेंड या सिग्नल मॉलिक्यूल जब भी वो बाइंड करेगा तो जी प्रोटीन के को एक्टिवेट कर देगा, इस वाले भाई को। और एक्टिवेट करके आगे की कुछ घटनाएं घटित होंगी, उस पर मैं आगे बात करने वाला हूं इस शायद अगले वीडियो के अंदर। बट इस ट्राइमेरिक जी प्रोटीन में जो महत्वपूर्ण बात रहेगी वो अल्फा वाला व्यक्ति चालू हो जाएगा, और वो कहेगा मैं आगे जाके काम कर रहा हूँ। आगे जाके वो क्या क्या काम कर सकता है? वो हो सकता है किसी एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम कर रहा हूँ, भैया चालू हो जाओ, क्योंकि मैंने क्या कहा था, सूचनाएं यहां पर आई और अंदर जाके प्रोसेसिंग होगी। हो सकता है मुझे गुस्सा आ जाए, आपने मुझे क्यों बुलाया? हो सकता है मैं बड़े प्यार में आ जाऊं, वाह आपने मुझे बुलाया। तो हमें नहीं पता अंदर जाकर क्या होने वाला है। हो सकता है वो किसी आयन चैनल को खोल दे। तो ये वाला सिंबलिज्म आपको याद रखना है, किसके लिए? आयन चैनल लिंक रिसेप्टर्स के लिए। मैं फिर से अपने क्लासिफिकेशन पर आ जाऊं कि मैंने जो शुरुआत की थी वो की थी सबसे पहले आपके सिग्नल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। फिर हमने बात कर रहे हैं इस वक्त, और सिग्नल कैसे चल के गया 5 तरीकों से: ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन, सिनेप्टोक्राइन, जक्स्टाक्राइन। फिर हम बात कर रहे हैं रिसेप्टर प्रोटीन किस प्रकार के हो सकते हैं। आपने कहा रिसेप्टर 2 प्रकार के हो सकते हैं: सेल के अंदर, सेल की सरफेस पर। सेल की सरफेस वाले रिसेप्टर्स पर हम कुछ इस प्रकार की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सेल की सरफेस पर रिसेप्टर्स की 3 कैटेगरीज हो सकती हैं। तीसरी कैटेगरी होती है आपके एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स। एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स को 2 तरीकों से सिंबलाइज किया जाता है। कैसे? कि आपने रिसेप्टर बनाया और यहां इस जगह पर आप ई लगा दो, एक तरीका। दूसरा तरीका, आपने रिसेप्टर बनाया और यहां पर बाजू में ई लगा दो। थोड़ा सा वापस से एक छोटी सी बात पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये जो एंजाइम लिंक आयन चैनल लिंक रिसेप्टर होते हैं, मेम्ब्रेन में एक शब्द पढ़े थे हमने, इंटीग्रल प्रोटीन्स। इनके लिए बोला जाता है कि ये मल्टीपास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। मल्टीपास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी कि मेम्ब्रेन को कई बार क्रॉस करने वाले। जीपीएलआर, इसको जीपीसीआर या जीपीएलआर दोनों तरह की टर्म इस्तेमाल की जाती है। जीपीएलआर, जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर या जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। इनके लिए कहा जाता है कि मेम्ब्रेन को 1 2 3 4 5 6 7 7 बार क्रॉस करते हैं, तो इसको बोला जाता है 7 पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये फिक्स है, भूलना मत। एंजाइम लिंक रिसेप्टर के लिए कहा जाता है कि मेम्ब्रेन को सिर्फ एक ही बार क्रॉस करते हैं, तो इनके लिए शब्द याद रखना है कि दे आर सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन।
सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। सिंपल है। खास बात, कभी भी ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होगा, इसके तीन हिस्से होते हैं। इन तीन हिस्सों को मैं कुछ ऐसे डिनोट कर दूं, एक हिस्सा होता है बाहर की तरफ, एक हिस्सा होता है मेम्ब्रेन के अंदर, और एक हिस्सा होता है अंदर। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, बाहरी हिस्सा। इसको बोला जाता है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, और इसको बोला जाता है इंट्रा सेलुलर डोमेन। जिस बात पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं एंजाइम लिंक रिसेप्टर में, वो कह रहा हूं कि या तो उनका जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन है, साइटोप्लाज्मिक डोमेन, वो खुद एंजाइम की तरह कार्य कर रहा है, या इनका जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन है किसी एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ है। तो रिसेप्टर के अंदर स्वयं में एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, या रिसेप्टर किसी एंजाइम से जुड़ा हुआ हो सकता है। या तो ये पहला तरीका होगा या ये दूसरा तरीका होगा। इसको बोलेंगे रिसेप्टर, लाइक रिसेप्टर के अंदर खुद के अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, और यहां हम बोलेंगे कि रिसेप्टर एंजाइम के साथ एसोसिएटेड है। जैसे फेमस एग्जांपल मैं यहां पर लूंगा, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, और यहां पर मैं बोलूंगा टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर। एसोसिएटेड शब्द इस्तेमाल होगा यहां पर। एक बहुत अच्छी सी बात आपको ध्यान रखनी है। फंडे क्लियर है? मुझे पता है चीजें थोड़ा कठिन है, बट अपने को याद करनी पड़ेगी। जरा इन डायग्राम्स को एक बार और देख लें। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर या जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर, जीपीसीआर, ये आपका एक रिसेप्टर है। ये आपका इनएक्टिव जी प्रोटीन यहां पर बैठा हुआ है, जिसमें इसको हमने बोल दिया अल्फा, बीटा और गामा। जो ही यहां पर सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड किया, ये तीन लोग भाग के आए और फटाफट से एक्टिवेट हो गए। इसको हमने बोला भैया ट्राइमेरिक जी प्रोटीन एक्टिव हो गया। ट्राइमेरिक जी प्रोटीन ने काम करना शुरू कर दिया, और काम करना शुरू किया तो इसको याद आया कि मैं काम करना शुरू करूंगा तो बाजू में किसी को जाकर एक्टिव कर दूंगा। ये एक्टिवेटेड एंजाइम है। इसी प्रकार से आयन चैनल लिंक रिसेप्टर्स, कोई ना कोई सिग्नल मॉलिक्यूल यहां पर आके बाइंड किया। ये सिंबलाइजेशन मुझे पसंद नहीं आता, पर ठीक है, ये बढ़िया है। यहां पर सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड किया, और ये जो दरवाजा है खुल गया। दरवाजा खुलते ही आयंस ने आना जाना शुरू कर दिया। आयंस ने आना जाना शुरू कर दिया। मैंने इसको ऐसा बनाया था, मुझे लगता है आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर तीसरी बात होती है मेरे एंजाइम कपल रिसेप्टर। मैंने कहा कि भैया जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन होता है वो खुद एंजाइम की तरह कार्य करने लग जाए, और ये काम करने लग गया, या इस साइटोप्लाज्मिक डोमेन से ये एंजाइम आकर बाइंड करता है। दोनों ही केसेस में सिग्नल मॉलिक्यूल के बाइंड करते रिएक्शन शुरू हो गई। आई होप आपको ये बात बहुत मजेदार लगी होगी। हमने सिग्नलिंग के इस सेंस में पूरी की पूरी बातें की हैं। मेरी जो पूरी की पूरी बात है वो ये बड़ी गजब की है कि ये इतना सब कुछ क्यों करना है? क्यों करना है? एक छोटी सी, आपने कंचे खेले होंगे बचपन में, कंचे। मैंने एक कंचा, या बिलियर्ड्स अगर आपने कभी खेला हो, कंचे की बात करते हैं हम तो, ज्यादातर छोटे अच्छे बच्चे, प्यारे वाले बच्चे हैं। मैंने यहाँ पर कंचे रखे, और यहाँ पर कुछ कंचे रख दिए। कंचे मतलब कांच की गोलियां, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। ठीक है। मैंने क्या किया, इस कंचे को जोर से मारा। ये कंचा यहाँ का टकराया, बहुत जोर से मारा था, ये टकराया। कुछ कंचे इधर गए और कुछ कंचे इधर गए। यहां पर भी और भी बहुत सारे झुंड रखे हुए हैं, कंचों के झुंड। आप इस चीज को इमेजिन कीजिएगा। यहां पर से ये ढेर सारे कंचे अलग अलग दिशाओं में फैल गए। देखा जाए तो क्या किया गया था, सिर्फ एक कंचा मारा था, और यहां देखा जाए ढेर सारे कंचे फैल गए। ऊपर से नीचे देखा जाए, अगर इस पूरी घटना को देखा जाए, इसको हम बोल रहे हैं कैस्केड, तो क्या हो रहा है, सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। सिग्नल की मात्रा कई गुना बढ़ गई, कई गुना बढ़ गया। और प्रकृति में मजे की बात ऐसा ही होता है। अगर आप हार्मोन्स के संबंध में जानते हैं, तो हार्मोन्स क्या होते हैं, अति कम मात्रा में स्रावित होते हैं, और इस अति कम मात्रा में श्रवण के साथ जो वो रिएक्शंस पैदा करते हैं वो बहुत बड़ी होती है। वो बड़ी असल में ऐसे हो जाती है कि वो कम मात्रा में यहाँ बाइंड करेगा, कम मात्रा में बाइंड करके सिग्नल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यहाँ इतना हो गया, फिर यहाँ इतना हो गया, फिर यहाँ इतना हो गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और खूब बड़ा हो गया।
अगर जो लोग आपके घर में कोई थायराइड की गोली खाते हैं, थायराइड की गोली क्या होती है? 0.25 मिलीग्राम की, 0.25 mg या 25 mg, सॉरी, जो भी आप ग्राम और उसमें लेंगे, 25 mg की गोली खा रहे हैं। भाई साहब दिन भर वो आदमी वाइब्रेटेड रहता है। आप नॉर्मल आदमी 25 mg का थायरोक्सिन खा लो तो पागल हो जाओगे, इतनी गर्मी लगेगी दिन भर। इतनी सी गोली इतना बड़ा काम कर देती है। तो ये बेसिकली सिग्नल ट्रांसडक्शन का एक महात्म्य है, एक सिग्निफिकेंस है कि सिग्नल एम्पलीफाई होके बहुत बड़ा हो जाता है।